Assalamu alaikum students, this is Dr. Awais Shafiq from the Department of Islamic and Conventional Banking, Institute of Business Management and Administrative Sciences, the Islamic University of Bahawalpur. आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली आपके थीसिस की सिलेक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थीसिस सिलेक्शन के बारे में सही से गाइड अभी तक नहीं किया जा सका, किसी ने काउंसलिंग भी नहीं किया आपकी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो थीसिस ले चूज करें या कोर्स वर्क चूज करें। और फिर स्टूडेंट्स बाद में जाकर जब कोर्स वर्क की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो मैं इसके ऊपर आज थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा ताकि आप सबका ये एरिया क्लियर हो जाए। और कुछ बाद में फिर मैं एंड पे बीबीए के बारे में भी शेयर करूंगा कि बैचलर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनके लिए क्या अच्छी न्यूज है। सो फर्स्ट हम पोस्ट ग्रेड को डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेड के अंदर आपके पास एक्चुअली एक चॉइस होती है, इधर आप 6 क्रेडिट आवर्स का एक थीसिस कर सकते हैं, या फिर अब जो हमारी पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है और न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप 6 क्रेडिट आवर्स का अपना थीसिस ड्रॉप करते हैं और उसकी जगह कोर्स वर्क लेते हैं, क्योंकि ये लेना अलाउड है, आप ले सकते हैं, ऑफिशियली अलाउड है, तो इन दैट केस आपको 2 की जगह 4 कोर्सेज पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इन अगेन 2 इन 1 सेमेस्टर एंड देन 2 इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो टोटल 4 कोर्सेज आपको एडिशनल पढ़ने होंगे एक्सेप्ट द थीसिस। ये 4 कोर्सेज बेसिकली 3 3 क्रेडिट आवर्स के होंगे, तो बेसिकली 12 क्रेडिट आवर्स के। अब इसके अंदर चूज क्या करें, आपके लिए बेहतर क्या है, आई लीव दैट टू यू। आप अपने आप को खुद देखें, खुद इवेल्युएट करें कि आप इनमें से क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोर्स वर्क कैसा लगता है, कोर्सेज आपने पढ़े हैं हमारे पास, यू हैव गॉट एन आइडिया। थीसिस के बारे में मैं गाइड कर देता हूं कि क्या होता है, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर और क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए इसकी बेसिस के ऊपर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट है। तो एक तो ये चीज आपको कंसिडर जरूर करनी चाहिए कि थीसिस जो है वो आपका आप इजीली अगर कर सकते हैं तो जरूर करें, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आपको 6 क्रेडिट आवर्स उसके कंप्लीट करने हैं और उसके बाद यू कैन जस्ट सबमिट इट एंड ऑल इज वेल। स्पेशली जो कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब करते हैं, जिनके लिए रेगुलर लेक्चर अटेंड करना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि वो इसको फॉलो करें। और कोर्स वर्क उसके लिए कि जिसको लगता है कि मैं थीसिस नहीं लिख सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा थीसिस लिखना, उसको डिफेंड करना, मुझे ये काम करना आता नहीं है, मुझे ये लिखना आता नहीं है और मैं शायद कर भी ना सकूं, तो उसके लिए ठीक है कि वो कोर्स वर्क ले ले। उसके लिए अगर कंफर्टेबल है कि हाँ मुझे कोई इशू नहीं है कोर्स वर्क लेने से, मैं कोर्स करके अगर पास होना चाहूँ तो ठीक है। स्पेशली एक चीज और कंसिडर कर लें, आई डोंट नो आजकल न्यू पॉलिसी क्या है कि पीएचडी में एडमिशन हो जाता है विद कोर्स वर्क और नॉट। कुछ सालों पहले तक जब मैंने अपना मास्टर्स किया था तब तक तो यही पॉलिसी थी कि अगर आपने थीसिस नहीं किया हुआ मास्टर्स के अंदर तो आपको पीएचडी में एनरोलमेंट करने से पहले एक डेफिशिएंसी जरूर पूरी करनी होती थी, और हर जगह मिलती नहीं थी वो डेफिशिएंसी। जैसे आईयूबी में डेफिशिएंसी की कोई गुंजाइश नहीं थी, आप थीसिस करके आए हैं तो ही आपको पीएचडी में एनरोलमेंट मिलती थी। अब शायद पॉलिसी डिफरेंट हो, तो इसको भी एक बार चेक कर लें कंसर्न डिपार्टमेंट से, और स्पेशली उसके लिए जिसके जिसको पीएचडी आगे करनी भी है। ठीक है ना, सो ये चीज भी आप माइंड में रखें कि अगर करनी है तो। वैसे मैं एडवाइस करता हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को कि कर लें, नो प्रॉब्लम, आप चाहे प्रोफेशनल जॉब करते रहें, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट काम आती, बड़ी अच्छी एक क्वालिफिकेशन है, आप एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ गुजार सकते हैं इसके साथ, एक बड़ी नोबल किस्म की, व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स। ठीक है, मूविंग बैक टू द थीसिस। थीसिस बेसिकली एक रिसर्च है, एक जरा बड़ी रिसर्च पेपर से बड़ी होती है डेफिनेटली मास्टर्स का थीसिस है। मैक्सिमम लिमिट जो हमारे मास्टर्स के थीसिस की है वो आई थिंक 40,000 वर्ड्स की है, तो यूजुअली 20,000 वर्ड्स ऑन एवरेज, 15 to 20,000 वर्ड्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के जो थीसिस होते हैं। एंड आई थिंक दैट्स एनफ, दैट शुड बी एनफ। अगर आपने अपनी बात जस्टिफाई कर दी तो वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ व्हाट इज इन अ थीसिस। थीसिस बेसिकली ये है कि आप एक ऐसा रिसर्च एरिया ढूंढते हैं जहां पर गैप है जिसको पिछले पहले किसी ने स्टडी नहीं किया हुआ। ये वो एरिया जो एक प्रॉब्लम है जिसको पहले किसी ने स्टडी नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, नाउ यू वांट टू आंसर दिस प्रॉब्लम, सो दैट इज योर थीसिस। इसके अंदर आपको जो मैं इसके ऊपर बेटर गाइड कर सकता हूं, तो इसके ऊपर मैं आपको फर्दर अभी गाइड कर देता हूं, लेकिन मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं, थीसिस वो स्टूडेंट चूज करे जो समझता है कि वो लिख सकता है कुछ। ठीक है ना, थोड़ी सी आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए, बहुत बहुत ये नहीं कि बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश एटलीस्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत वीक हो, आप सेंटेंसेस भी प्रॉपरली फॉर्मुलेट ना कर सकते हो और फिर आप थीसिस लिखने की कोशिश करें, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। लिख तब भी सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप लिखें। उसके बाद ये होता है कि आप किसी प्रोफेशनल प्रूफ रीडर से या किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से या एटलीस्ट अच्छी इंग्लिश जानने वाले के साथ बैठ के लिख रहे हो, या बाद में उसको एक बार थॉरली चेक करवा लें कि मेरे सेंटेंसेस को चेक करके इसमें जो ग्रामेटिकल इश्यूज हैं उसको करेक्ट कर दो, क्योंकि ग्रामेटिकल के सेंटेक्स के इश्यूज हो सकते हैं, तो वो इश्यूज वो करेक्ट कर देता होता है।
और फिर भी आप लिख सकते हैं। बट बेसिकली कोई अपनी बात अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है अच्छे से और लोगों को कन्विंस कर सकता है उस बात के ऊपर, आर्गुमेंट अच्छा बिल्ड कर सकता है, तो उसे थीसिस की तरफ जाना चाहिए, वो जा सकता है, इजीली कर सकता है। ठीक है, दैट इज द ओनली मेजर क्राइटेरिया। तो फर्स्ट चीज जो है, आपने कई पेपर्स डाउनलोड करने हैं डिफरेंट, इसमें थीसिस भी हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज जितनी भी अवेलेबल है आप उनमें से किसी सोर्स को भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर से आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, एक रिसर्च का एरिया ऐसा आइडेंटिफाई करना है जहां पर गैप है जिसको पहले किसी ने स्टडी नहीं किया। ठीक है, उस बेसिस के ऊपर आपने एक स्टडी डिजाइन करनी है जिसके लिए आपने पहले लिटरेचर रिव्यू करना है। आपने ये देखना है कि ये प्रॉब्लम पहले कहाँ कहाँ स्टडी हुई है इससे मिलती जुलती, उसमें क्या क्या पता चला है, और जो आपका एरिया जो चीज पहले आइडेंटिफाइड नहीं है उससे रिलेटेड क्या बातें पता है और क्या नहीं पता अभी तक। ठीक है, इस लिटरेचर रिव्यू से आपको ये पता चल जाता है कि पहले क्या क्या स्टडी हो चुकी है, उसमें क्या क्या चीजें कवर हो चुकी हैं, ताकि आप वही स्टडी दोबारा रिपीट ना कर लें। देर इज नो यूज इन री इन्वेंटिंग द व्हील। व्हील एक बार ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है, तो उस व्हील को दोबारा इन्वेंट करने से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। दैट इज द आइडिया। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीजें पहले हुई हुई हैं, लेकिन ये सर्टन चीजें हैं जो पहले नहीं डिस्कस हुई हुई, जो पहले स्टडी नहीं हुई, तो मैं इन एरियाज को कवर करने जा रहा हूँ। जिसकी बेस के ऊपर आपके हाइपोथेसिस बनते हैं और आप अपनी मेथोडोलॉजी डिफाइन करते हैं कि मैं डाटा कैसे लूंगा, किस चीज के साथ लूंगा, सर्वे करूंगा, क्वेश्चनियर फिल करवाऊंगा, इंटरव्यू लूंगा। और अगेन आपको ये देखना है कि आपका जो फील्ड है उसके अंदर पहले से कोई चीज अवेलेबल है, कोई मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनको आप स्टडी कर रहे हैं, या कोई नया मॉडल आप डेवलप करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको पहले क्वालिटेटिव टाइप की स्टडी करनी है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंट टाइप की स्टडीज होती हैं, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती हैं। क्वालिटेटिव बेसिकली ये है कि जहां आप कोई नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं पहली बार, तो आपको इस तरह के फोकस ग्रुप या इस तरह का कुछ करके डाटा इस तरह से कलेक्ट करना होता है जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके ऊपर आप इंटरव्यूज कर सकते हैं, फोकस ग्रुप्स कर सकते हैं, और लोगों से जो वो नॉलेज आता है उसकी बेसिस के ऊपर आप डिराइव करते हैं, एक नया मॉडल डिजाइन करते हैं कि ये चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं जिनकी वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव के अंदर ये होता है कि किसी ने पहले ही ये काम किया हुआ और एक मॉडल बनाकर आइडेंटिफाई किया हुआ कि ये पर सर्टेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक चीज इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो उसको आप फिर टेस्ट कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव के अंदर दो एरियाज हैं, एक प्राइमरी रिसर्च है, एक सेकेंडरी रिसर्च है। प्राइमरी में आप नया डाटा कलेक्ट करते हैं, जाकर रिस्पोंडेंट से डाटा लेते हैं। आमतौर पे हमारे एरिया में हम लिकर्ट स्केल यूज करते हैं और उसके ऊपर डाटा लेते हैं। लिकर्ट स्केल बेसिकली ये लिए कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद दिस स्टेटमेंट, या हाउ स्ट्रांगली डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर स्ट्रांगली एग्री तक का स्केल होता है। मतलब 1 पे हम स्ट्रांगली डिसएग्री रख लेंगे, और स्केल यूजुअली मैं एडवाइस यही करता हूँ कि 7 to 10 का लिया जाए, 5 का स्केल ना लिया जाए। तो 7, 9 या 10 का एक स्केल हो, तो उसके ऊपर 7, 9 या 10 जो फिगर है, जो भी लास्ट के, वो स्ट्रांगली एग्री का होगा। ठीक है, यूजुअली मैं यही एडवाइस करता हूँ कि 1 के ऊपर डिसएग्री हो, और फिर स्ट्रांगली डिसएग्री हो, और फिर 10 के ऊपर या 7 के ऊपर स्ट्रांगली एग्री हो। तो इस तरह के स्केल के ऊपर यूजुअली डाटा लिया जाता है, प्राइमरी डाटा होता है। इसको फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, एसपीएसएस के थ्रू, एमओस के थ्रू, स्मार्ट पीएलएस के थ्रू एनालाइज किया जाता है, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास जो है सेकेंडरी डेटा का, जिसमें आपके पास ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर, एनुअल स्टेटमेंट्स के अंदर वो चीजें डाटा प्रोवाइडेड होता है जो आपने यूज करना होता है अपनी स्टडी के लिए। तो आपको नए सिरे से डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना जो भी एरिया सेलेक्ट करते हैं उसका सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, पूरी फाइल बनाते हैं, और स्टाटा जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसको टेस्ट कर लेते हैं। वही रिग्रेशन वगैरह के डिफरेंट मॉडल्स हैं जो लगते हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं आप उनको प्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये डिफाइन करना है कि आपका डाटा कहाँ से मिलेगा, क्या सोर्स होगी, सैंपल कितना लेंगे आप, और क्यों इतना सैंपल ले रहे हैं, सैंपलिंग टेक्निक क्या यूज की है आपने। यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में से कोई टेक्निक हो, और ये इजीली आप लगा सकते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन बड़ी इजी मिल जाती है आपको। और अगेन वाइल डिफाइनिंग ऑल दिस के पॉपुलेशन क्या है एंड ऑल दिस के मेथोडोलॉजी क्या होगी, आगे एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे, कौन सी टेक्निक्स लगाएंगे, ये सब आपकी मेथोडोलॉजी होती है। देन यू कम टू द एनालिसिस, जहां पर एक्चुअली आप उस डाटा का एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो उसके लिए सूटेबल है। ठीक है, वो एनालिसिस करके आप उसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, और उसके बाद उसकी डिस्कशन लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है, इससे इंप्लाई आप क्या कर सकते हैं, इससे क्या बात साबित होती है। उसके बाद आप फाइनली अपने कंक्लूजन के चैप्टर पे जाते हैं, जहां पर आप एक ब्रीफ समरी, सारे अपने जो ऊपर तक जो सब कुछ किया उसकी एक ब्रीफ समरी देकर आगे अपना कंक्लूजन डिराइव करते हैं, आपकी स्टडी की लिमिटेशंस देते हैं, पोटेंशियल फॉर फर्दर रिसर्च क्या है, आपको जो आइडेंटिफाई हुआ कि इसमें ये एरियाज हैं जिसमें मैं काम नहीं कर सका, औरों को करना चाहिए, आप वो बता देते हैं। आप फिर उसके बाद अपनी इंप्लीकेशंस देते हैं, थ्योरेटिकल ये इंप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकल ये इंप्लीकेशंस है, इसको यहाँ यूज किया जा सकता है, इसका ये पोटेंशियल है। और फाइनली आप अपनी रेफरेंसेस देते हैं। आप जितना भी थीसिस लिख रहे होते हैं उसके अंदर आपको साइटेशन जरूर देनी होती है। साइटेशन इज बेसिकली कि आपने ये चीज कहाँ से ली, कौन ये बात कह रहा था जिसको आपने खुद अपने वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है।
आप वहां से कॉपी तो नहीं कर सकते एज इट इज, आप उसको पैराफ्रेज करते हैं, आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखते हैं, आप उस बात को समझते हैं वहां से पढ़ के, अपने वर्ड्स में लिखते हैं और आगे लिख देते हैं कि ये इस बंदे ने ये बात कही थी। तो वो स्टडी वहां पर साइट हो जाती है, टेक्स्ट के अंदर भी साइट होती है और फिर उसकी फाइनल रेफरेंस भी एंड पे आ जाती है रेफरेंसेस के अंदर। मैं इसके लिए एडवाइस स्टूडेंट्स को यही करता हूँ कि रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करें। कोई भी जो अच्छा फ्रीली अवेलेबल हो, आप जो यूज करना आता हो, नहीं तो हम सिखा भी देते हैं, बहुत इजी होते हैं इनको यूज करना, ठीक है। अदरवाइज वर्ड का तो अवेलेबल ही है ना, वर्ड के अंदर बिल्ट इन भी है एक, लेकिन उससे मैं एडवाइस करता हूँ बेटर है कि दूसरे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनको यूज कीजिए। मेंडली अवेलेबल है, बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं, एंड नोट है और बहुत सारे अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट जो इसके अलावा एक एस्पेक्ट है कि जी जो इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह बनाए, तो इसलिए भी मैं एडवाइस करता हूँ कि आप वर्ड का जो नेटिव टेबल ऑफ कंटेंट जनरेशन का सिस्टम है उसको यूज करें। बहुत यूजफुल है और ऑटोमेटिकली आप अपडेट कर सकते हैं चीजें। सो वेरी यूजफुल, वेरी गुड। तो आप बना सकते हैं इससे अपना थीसिस, एंड दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के अंदर आपका कोई क्वेश्चन या कोई भी आपका जो इंटरव्यू इंस्ट्रूमेंट वगैरह था और कोई चीज आपके डेटा से रिलेटेड थी, वो आप नेक्स्ट ईयर में अटैच कर देते हैं, एंड दिस इज योर थीसिस बेसिकली। आपको फिर इसको सबमिट करना होता है, इस पहले आज का सिनॉप्सिस डिफेंस होता है, उसके बाद इसको फाइनल सबमिशन के से पहले एक बार ब्लाइंड पीयर रिव्यू करवाया जाता है, और उसके बाद ये फाइनल सबमिशन के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास चला जाता है, जो उसके बाद आपको करेक्शंस देते हैं, और वो करेक्शंस करने के बाद ये फाइनली सबमिट हो जाता है और उसका एक डिफेंस लिया जाता है। तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। अगेन अगर आप थीसिस चूज करते हैं तो 2 क्रेडिट बेसिकली 6 क्रेडिट आवर्स का 2 कोर्सेज के बराबर एक थीसिस होता है। लेकिन अगर आपको कोर्स वर्क चूज करना है तो ये बात आप सबके माइंड में रहनी चाहिए कि आपको 6 क्रेडिट आवर नहीं, आपको 12 क्रेडिट आवर पूरे करने होंगे। दैट मीन्स कि आपको 4 कोर्सेज उसके अगेंस्ट लेने होंगे, 2 उस करंट सेमेस्टर में जिसमें थीसिस को आपने स्किप किया है और 2 उससे अगले सेमेस्टर के अंदर आपको वो लेने होंगे। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखें, और आपको क्या चीज ज्यादा सूट करती है आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन करें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको इसके ऊपर कोई और काउंसलिंग चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द बैचलर्स। तो बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो गुड न्यूज है वो ये है कि उनके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप लैब और इस तरह के इनिशिएटिव्स हमने स्टार्ट किए हैं, डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किए हैं। मनान साहब जो हैं, सर अब्दुल मनान, आई एम सॉरी अबाउट दैट, सर अब्दुल मनान जो हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है डॉक्टर जवाद इकबाल साहब की साथ सपोर्ट से। तो उसके अंदर ये है कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप लैब है, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज लेकर आ सकते हैं। और ये मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि इस चीज के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस चला सकते हैं, हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, हम प्रोडक्ट बना नहीं सकते, हम प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी असेंबली, उसकी इंजीनियरिंग वो मैं नहीं कर सकता। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है, मैं उससे रिलेटेड अगर कोई और चीज मुझे चाहिए वो मैं नहीं कर सकता। तो जिस फील्ड का बंदा हमें उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए चाहिए वो भी अवेलेबल होंगे, वो उसको एज अ देयर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, कि जो उनका हिस्सा है वो अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे अपने डिपार्टमेंट में, जो हमारा पार्ट है उसको प्रोडक्ट को डिजाइन करके ब्रांड करके बेचने वाला वो हम अपने डिपार्टमेंट में कर रहे होंगे। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट के लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे, और फिर एंड के पर आप चाहें तो उसको कंबाइन करके अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को सक्सेस की तरफ लेकर जा सकते हैं, या एटलीस्ट एक नया प्रोडक्ट एटलीस्ट डेवलप कर सकते हैं और प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आज तक आप लोग जितने प्रोजेक्ट्स करते हैं उनका मैंने प्रैक्टिकल यूज बहुत कम देखा है, प्रैक्टिकल उनसे कोई चीज आपने ली हो वो बहुत कम देखा है। बड़ा अफसोस होता है कि मैं स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रैक्टिकल चीज दे भी देता हूँ तो मैंने देखा स्टूडेंट उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, स्टूडेंट बस उसके ऊपर उतना ही काम करता है जितना मैं उसे बता देता हूँ। अगर आप इंटरेस्ट से काम करें तो ये आपकी सीवी के अंदर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि आपने एक चीज सर्टेन डेवलप की है, बड़ी एक अच्छी चीज आपकी सीवी पे आएगी। और अगेन आपके क्रेडिट पे है, तो अगर आपको ये काम करना आ जाए, समझ आ जाए इसकी कि किस तरह प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, किस तरह से डिजाइन होता है, किस तरह नेटवर्किंग की जाती है, टीम्स बनाई जाती हैं, डिफरेंट एरियाज के लोग आपस में कैसे टीम में काम करते हैं, तो आप उसके लिए जरूरी है आप उसी प्रोडक्ट पर रुकें। आप फ्यूचर में और प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं इसी तरह से। तो हम आपको नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको उसके रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, और हम आपको उसके लिए मेंटरिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो आप जरूर इस इनिशिएटिव का पार्ट बने जहां आप इस तरह का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कर सकें। आपसे आई थिंक चॉइस ली जाएगी अब, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप इसकी तरफ आएं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये वो डिफरेंस है जो बेसिकली हमारे स्टूडेंट या लम्स के स्टूडेंट या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के अंदर होता है। तो अगर आप ये इनिशिएटिव लें खुद, अगेन कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी आपको दे सकती है, बाकी चीजें आपको सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर खुद करनी होंगी। और मैं सब स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ये सेल्फ डेवलपमेंट का दौर है, अपने आप को सेल्फ डेवलप करें। लम्स के और स्टूडेंट या किसी आईबीए के स्टूडेंट या किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के अंदर इंटरनेशनल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, और आप में सिर्फ ये फर्क है
कि वो सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हमारे स्टूडेंट सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, उनको उसका आइडिया ही नहीं होता। सेल्फ डेवलपमेंट ये है कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आप खुद टैलेंटेड होने चाहिए। आप एम्प्लॉयज के पीछे पीछे ना भागें कि मुझे हायर करें, आपके टैलेंट इतना अच्छा हो आपके अंदर कि एम्प्लॉयर्स आपको कॉल कर करके कहें कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें। सो इस तरह से अपने आप को डेवलप करें, अपनी मार्केटिंग करें, अपने आप को एक ब्रांड बना दें बेसिकली। ठीक है, और अगर नहीं भी तो हम तो चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर्स बने। आखिर क्यों हम हमारा स्टूडेंट मैनेजर बने, हमारा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनता, कोई नया बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेता? एंड इट्स क्वाइट इजी, बस आपको पता होना चाहिए क्या करना है, कितना रिस्क लेना है। सो वो चीजें हम आपको मेंटरिंग में सिखाएंगे। तो होपफुली आप बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, बड़े अच्छे आइडियाज लेकर आएंगे। हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बड़ा टैलेंट है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें बड़े अच्छे इसके अंदर ना रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आई वुड एडवाइज यू कि आप इसको ज्वाइन करें, एंटरप्रेन्योरशिप लैब को, और इसके थ्रू प्रोजेक्ट अपना करें, और सिंसियरली करें, प्लीज सिंसियरली करें। ये सोच के करें कि इससे आप अपने लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। हमारे लिए तो आपने इसको इग्नोर करें, डिपार्टमेंट के लिए नहीं करता कोई ऐसा सच, लेकिन आप अपने लिए ये समझें कि आप अपने कैरियर के लिए, अपनी सीवी के लिए ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर ये इनिशिएटिव भी आपके इंटरेस्ट के बगैर यूजलेस है। सो आई विश यू ऑल गुड लक। आपका कोई और क्यूरी है, कोई आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप सब मुझे एक्सेसिबल होता हूँ, मुझे आप कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। तो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।